कल हमने कोऑर्डिनेशन का पार्ट 1 पढ़ा था और आज मैं कोऑर्डिनेशन का पार्ट 2 करूंगा। टाइम ज्यादा लेंगे नहीं, 30-35 मिनट लूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो एक बार मैं आपको फटाफट बता देता हूं 12th की बुक को सामने रखते हुए, जिससे आपको आइडिया रहे कि राजस्थान बोर्ड की 12th की बुक्स क्या कहती हैं और इन पर किस किस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चंस बना सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। फाइनली देखिए, कल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर मैंने समावयता बता रहा था आपको, और लास्ट क्लास में मैंने आपको आयनन समावयता, आपको बंधन समावयता, आपको हाइड्रेट समावयता और आपको कोऑर्डिनेशन समावयता बता दी थी, उपसहसंयोजक समावयता बता दी थी। अब फाइनली आगे जब हम बात करें तो थोड़ा सा शॉर्ट में जल्दी हम इन चीजों को देखेंगे कि जो संकुल यौगिक होते हैं इनमें त्रिविम समावयता भी मिलती है। जो आपके संकुल यौगिक है इनके अंदर त्रिविम समावयता भी मिलती है। और आप सबको पता है कि त्रिविम समावयता दो प्रकार की होती है, एक ज्यामितीय समावयता होती है और दूसरी कौन सी समावयता होती है, प्रकाशिकी समावयता होती है। तो त्रिविम समावयता में जो ज्यादा पॉसिबिलिटी है वो है ज्यामितीय समावयता पूछने की, ज्यामितीय समावयता पूछने की। अब अगर हम बात करें ज्यामितीय समावयता में, तो क्या हर संकुल यौगिक ज्यामितीय समावयता दिखाएगा? तो वही संकुल हमारे कोर्स में ज्यामितीय समावयता दिखाते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। अब जिनकी समन्वयी संख्या 4 होती है या जिनकी सेकेंडरी वैलेंसी 4 होती है, उनके अंदर दो तरह के संकरण होते हैं। कल भी मैंने कहा था इनमें या तो sp3 संकरण निकलेगा या इनमें dsp2 संकरण निकलेगा। और याद रखना है कि वो संकुल यौगिक जिनकी समन्वयी संख्या 4 हो और जिनमें sp3 संकरण हो वो ज्यामितीय समावयता नहीं दिखाते, इनमें ज्यामितीय समावयता नहीं मिलती। और जनरली एग्जामिनर इसके अंदर जो सबसे ज्यादा फेवरेट एग्जाम्पल देता है वो देता है निकिल टेट्रा कार्बोनिल, निकिल टेट्रा कार्बोनिल। क्योंकि आपको पता है कार्बोनिल एक दंती लिगैंड है, कार्बोनिल के द्वारा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया जाएगा। यहां 4 कार्बोनिल है तो टोटल 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, इसीलिए यहां निकिल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। और निकिल टेट्रा कार्बोनिल में निकिल पर sp3 संकरण होता है और sp3 संकरण वाले संकुल यौगिक ज्यामितीय समावयता नहीं दिखाते। कौन दिखाता है? जिनकी समन्वयी संख्या 4 हो और उनमें संकरण dsp2 हो। dsp2 वालों की जो ज्यामिति होती है वो आप सबको पता है कैसी होती है, वर्गाकार समतलीय होती है, स्क्वायर प्लेनर होती है। इस तरह से वर्ग बनाओ, वर्गाकार समतलीय, इस तरह से, इस तरह से। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले वो कौन कौन से संकुल यौगिक हैं जो ज्यामितीय समावयता दिखाते हैं? इसमें आपको 2 एग्जांपल्स याद करने। एक एग्जांपल याद करना है प्लैटिनम के साथ 2 एमीन और 2 Cl। IUPAC नेम आप आसानी से बना लेंगे, डाई एमीन डाई क्लोरो प्लैटिनम सेकेंड। हाँ, इसमें आयनन क्षेत्र नहीं है इसीलिए उदासीन संकुल है। और सबसे पहले समन्वयी क्षेत्र का जब भी नाम बोलते हैं तो आपको पता है लिगैंड्स का नाम बोला जाता है। लिगैंड्स को अंग्रेजी वर्णमाला में बोलते हैं डाई एमीन डाई क्लोरो प्लैटिनम सेकेंड। प्लैटिनम पर सेकेंड ऐसे आया, एमीन पर तो 0 होता है, 2 Cl पर -2, तो ऑटोमेटिक प्लैटिनम पर +2 होगा। और प्लैटिनम +2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, सेकेंडरी वैलेंसी 4 है, 2 एमीन 2 उपसहसंयोजक बंध बनाएंगे, 2 क्लोरो 2 बनाएंगे। अगर मैं इसकी 2 फॉर्म देखूं तो आपको पता है ऐसे बना सकते हैं, ये रहा प्लैटिनम इस तरह से, एक एमीन ये रहा, एक एमीन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, एक एमीन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, एक Cl ये बनाएगा, एक Cl ये बनाएगा। तो समझ में आ गया होगा ये वाली जो फॉर्म है डाई एमीन डाई क्लोरो प्लैटिनम सेकेंड की, ये वाली फॉर्म आपको पता है सिस फॉर्म। और अगर मैं इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर दूं तो दोनों एमीन अपोजिट आ जाएंगे, दोनों क्लोरो अपोजिट आ जाएंगे, वो वाली फॉर्म ट्रांसफॉर्म है। और ये वाली जो फॉर्म है ये क्या है, ज्यामितीय समावयता दिखाती है। इसको ऐसे भी लिख देता है एग्जामिनर, प्लैटिनम मेटल है तो ये M, ये लिगेंड 2 ए हो गए A2,
और ये हो गए B2। तो आप कहोगे Ma2B2 टाइप के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ज्यामितीय समवेता दिखाते हैं। डाईएमीन डाईक्लोरो प्लेटिनम सेकंड संकुल, इसकी ये सिस फॉर्म है, इसकी ट्रांस फॉर्म बना लोगे और इसकी जो सिस फॉर्म होती है उसको ही मैंने कहा था सिस्प्लेटिन कहते हैं, जो कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आती है। इस संकुल की जो सिस फॉर्म है वो एंटी कैंसर होती है, कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आती है। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और आपको याद रखना है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में इस तरह से आता है MABCD। इसका मतलब मेटल और उसके साथ चारों लिगेंड अलग अलग तरह के जुड़े हुए। एग्जाम्पल प्लैटिनम ले लिया, एक एमीन जोड़ दिया, एक क्लोरो जोड़ दिया, एक पिरिडीन जोड़ दिया, एक नाइट्रो जोड़ दिया। ये M है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ध्यान से देखोगे एमीन पर 0 चार्ज, पिरिडीन पर 0 चार्ज, क्लोरो पे -1, नाइट्रो पे -1, प्लेटिनम +2। प्लेटिनम +2 की सेकेंडरी वैलेंसी 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। यहां प्लेटिनम +2 के जितने भी कॉम्प्लेक्सेज हैं हमारे कोर्स में जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है उन सब में DsP2 संकरण है। स्ट्रक्चर उसकी वर्गाकार समतलीय है। कैसे बनाओगे? एमीन यहां, क्लोरो यहां, पिरिडीन यहां, नाइट्रो यहां। इस MABCD टाइप के कई बार एग्जामिनर पूछ चुका इसके कितने GI बनेंगे, तो आप कहोगे इसके 3 GI संभव है। MABCD टाइप के 3 GI संभव है। कैसे बनाओगे? जैसे ये प्लेटिनम, एमीन, क्लोरो, पिरिडीन, नाइट्रो। एक बार एमीन के पीछे आपने पिरिडीन को ले लिया, अगली स्ट्रक्चर में चेंज करना क्लोरो को ले लेना, फिर इन दोनों को चेंज करके नाइट्रो को ले लेना। इस तरह MABCD टाइप के कितने GI समावेशी बनेंगे एग्जामिनर पूछता है, 3 GI। तो एक बार मैं आपको बताऊं, ये जो टेबल बनाई मैंने इस पे RPSC 3 क्वेश्चन पूछेगी। इनमें से कौन सा संकुल GI समावेता नहीं दर्शाएगा? तो ध्यान रखें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जिनमें sp3 संकरण हो, निकिल टेट्रा कार्बोनिल GI नहीं दिखाता। क्वेश्चन नंबर 2 मतलब प्लेटिनम का वो कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता है? आप कहोगे इसकी सिस फॉर्म पूछेगा। जो सिस प्लेटिन है उसमें कौन कौन से लिगेंड होते हैं? एमीन और क्लोरो। तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन बन सकता है, MABCD टाइप के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसके कितने GI संभव होते हैं? तो आप कहोगे इसके 3 GI संभव है। ऊपर वाले के 2 थे, सिस और ट्रांस, इसके 3 GI संभव है। अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करें। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले संकुल भी GI दिखाते हैं, जिनके अंदर राजस्थान बोर्ड की बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है Ma4B2, दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है Ma3B3। Ma4B2 का मतलब यह है जैसे कोबाल्ट, इसके साथ मैंने 4 तो एमीन लगा दिया, 8 A4 हो गए, 2 Cl2 लगा दिए। ये Ma4B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 2 6। जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है उनमें या तो संकरण sp3d2 मिलता है या d2sp3 मिलता है। आकृति अष्टफलकीय या वर्गाकार द्विपिरामिड होती है, जो दोनों ही आपकी ज्यामितीय समावेता दिखाते हैं। इसकी 2 फॉर्म बनती है, एक फॉर्म सिस फॉर्म कहलाती है और एक फॉर्म क्या कहलाती है? ट्रांसफॉर्म कहलाती है। दूसरा एग्जाम्पल Ma3B3 टाइप के कॉम्प्लेक्स है। इनके अंदर हम कर सकते हैं कोबाल्ट के साथ ले लिए 3 एमीन और 3 ही नाइट्रो। तो यहां कोबाल्ट +3 है, कोबाल्ट +3 की सेकेंडरी बैलेंसी 6 होती है, 6 से ही सेटिस्फाई है। एमीन भी एक दंती, नाइट्रो भी एक दंती, टोटल 6। Ma3B3 टाइप के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं इनके ज्यामितीय समावेशियों को फलक और रेखांशिक कहते हैं। कोशिश कर रहा हूं बहुत शॉर्ट में बताने की, जल्दी 12th राजस्थान बोर्ड की बुक कराने। इसी तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर एक वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 हो सकता है आपसे ना पूछे लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी पूरी होती है। कोबाल्ट 2 क्लोरो जोड़े और 2 एथिलीन डाइएमीन जोड़े, इस तरह से। एथिलीन डाइएमीन आपको पता है द्विदंती लिगेंड है। एक एथिलीन डाइएमीन 2 उपसहसंयोजक बंध बनाता है, 2 दूनी 4 और 2 6। तो यहां कोबाल्ट +3 का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 आएगा। इसकी 2 फॉर्म बनती है, एक सिस फॉर्म बनती है
और एक ट्रांसफॉर्म बनती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये दोनों तरह की समावेयता दिखाता है, ये ज्यामितीय समावेयता भी दिखाता है और प्रकाशिकी समावेयता भी दिखाता है, लेकिन इसकी सिस फॉर्म ही केवल प्रकाशिकी समावेयता दिखाती है, क्योंकि इसकी जो ट्रांसफॉर्म होती है वो इस तरह से बनती है, इस तरह से। ये इसकी ट्रांसफॉर्म है और आपको दिख रहा होगा, अगर आप इसकी ट्रांसफॉर्म को दर्पण में देखेंगे तो ये ऐसे की ऐसी दिखाई देगी और ये अणु अपने दर्पण प्रतिबिंब के ऊपर अध्यारोपित हो जाएगा, और जो अणु अपने दर्पण प्रतिबिंब के ऊपर अध्यारोपित हो जाता है वो अणु कभी भी प्रकाशिक समावेयता नहीं दिखाता। तो देखो इस पर क्या पॉसिबिलिटी बनती है, आपको Ma4B2 टाइप का GI दिखाएगा। वो कौन से संकुल हैं जिनके ज्यामितीय समावेवियों को फलक और रेखांशिक कहते हैं, Ma3B3। इस पर पूछ लेगा, इस पर ऐसे पूछेगा, इनमें से ऐसा कौन सा संकुल है जो प्रकाशिक समावेयता नहीं दिखाता। तो प्रकाशिकी समावेयता जनरली आप सबको पता है, प्रकाशिकी समावेयता वो अणु दिखाते हैं जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर क्या नहीं होते, अध्यारोपित नहीं होते। सामान्यतः कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले संकुल यौगिक प्रकाशिकी समावेयता दिखाते हैं, लेकिन ये वाला जो एग्जाम्पल है जनरली पूछा जाता है इनमें से कौन सा प्रकाशिक समावेयता नहीं दिखाएगा। एक ब्रैकेट में सिस लिख रहा होगा, एक में ट्रांस लिख रहा होगा, तो ध्यान रखें इस वाले की जो ट्रांसफॉर्म है वो प्रकाशिकी समावेयता नहीं दिखाएगी, क्योंकि ये अपने अणु के ऊपर क्या हो जाता है, अध्यारोपित हो जाता है। उम्मीद करता हूं आपके समावेयता, त्रिविम समावेयता समझ में आ गई होगी और किस तरीके से 4-5 तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ आपसे एक ही बात कि अगर वास्तव में आपको लगता है नवीन सर की क्लासेस शानदार है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितना आप लाइक और शेयर करते हैं उतना हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर कल मैं जीरो ग्रुप और एस ब्लॉक कंप्लीट कराऊंगा। आपकी इच्छा फिजिकल की है वो 20 तक मैं कंप्लीट करा दूंगा, उसके लिए आप चिंता ना करें। अगली जो थ्योरी है वो बीबीटी थ्योरी। इस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, सपोज करो मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं जो राजस्थान बोर्ड की बुक में है। ये वाला एग्जांपल अभी फर्स्ट ग्रेड में भी आया था। हेक्साएमीन कोबाल्ट +3, ये आपको संकुल दे रखा है। हेक्साएमीन कोबाल्ट +3 संकुल यौगिक है। आपसे ये पूछ सकता है कि इसमें संकरण कौन सा है, ये पूछ सकता है ये अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, ये पूछ सकता है ये स्पिन पेयर्ड है या स्पिन फ्री है, लो स्पिन है या हाई स्पिन है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर देख लो। यहां कोबाल्ट +3 का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आते ही अपने दिमाग में आ जाना चाहिए कि या तो यहां संकरण होगा sp3d2 या संकरण होगा d2sp3, दो पॉसिबिलिटी होगी। तो आधा आंसर तो ऐसे ही आ जाता है। अब अगर हम देखें कोबाल्ट +3 की, तो अगर आप देखें यहां कोबाल्ट +3 फॉर्म में कैसे x एमीन उदासीन होता है, दोनों का बीज गणितीय योग +3, तो इसका मतलब कोबाल्ट +3। कोबाल्ट +3 का परमाणु क्रमांक 27 होता है और आप सब जानते हैं कोबाल्ट का विन्यास होता है 3d7 4s2। +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन जाने हैं, 2 s में से जाएंगे, 1 इसमें से जाएंगे, 3d6। अब आपको पता है हम हुंड के नियम से भरेंगे। 3d उपकोष 5d कक्षकों से मिलकर बनता है। ये 4s है और आगे 4। थ्री डी सिक्स कैसे भरोगे, 3d1, 3d2, 3d3, 3d4, 3d5 और 3d6। समझ में आ रहा है। अब आप सबको पता है कि यहां एमीन प्रबल लिगैंड और यहां कोबाल्ट +3 को क्या है, 6 खाली कक्षक उपलब्ध कराना है। इसकी कोशिश ये रहती है कि अंदर वाले खाली कक्षक उपलब्ध कराए, क्योंकि उनका एनर्जी लेवल थोड़ा सा कम ही रहता है। अब यहां आप सबको पता है एमीन प्रबल लिगैंड है और प्रबल लिगैंड के प्रभाव में हमेशा ध्यान रखें जिनमें डोनर कार्बन और नाइट्रोजन होते हैं वो प्रबल लिगैंड होते हैं। हमारे कोर्स में सबसे प्रबल लिगैंड कार्बोनिल है, सेकंड नंबर पर साइनो है, सबसे प्रबल कार्बोनिल। ये जिनमें डोनर कार्बन और नाइट्रोजन होते हैं प्रबल लिगैंड होते हैं। और प्रबल लिगैंड आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करते हैं। तो कैसे होगा, इसमें लिगैंड्स के प्रभाव में 3d6 किस तरह से चेंज हो जाएगा, देखें। प्रबल लिगैंड क्योंकि यहां एमीन है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का युग्मन करेगा
देखो D1 D2 D3 तो इसी तरीके से भरा जाता है, लेकिन 6 भरने हैं तो D4 D5 और D6। ये रहा 3D, ये रहा 4S और ये रहा 4। आगे होगा समझ। अब आप सबको दिखाए वीबीटी थ्योरी के अनुसार कोबाल्ट प्लस 3 को 6 खाली कक्षक उपलब्ध कराने हैं। तो ये कौन कौन से खाली कक्षक उपलब्ध कराएगा? 2D, 1S और 3P। इनमें आपस में संकरण होगा, इसका मतलब इसके अंदर जो संकरण का टाइप है वो है D2sp। अब आपको पता है इस लिगैंड के प्रभाव के कारण सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो रहे हैं, तो ये किस तरह का कॉम्प्लेक्स होगा? आप कहोगे ये प्रतिचुंबकीय होगा। और जो प्रतिचुंबकीय होते हैं आप सबको पता है कि उनका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो कितना होता है? 0। यहां आपको दिख रहा है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गए। अगर इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो पेयर हो गए, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। और इसके अंदर जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो या जो प्रतिचुंबकीय होते हैं उन्हें ही कहा जाता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। उन्हें ही कहा जाता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, हिंदी में निम्न चक्रण संकुल। उम्मीद करता हूं पहला एग्जाम्पल राजस्थान बोर्ड की बुक का आपको समझ में आ गया। दूसरा एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल्स दे रहा हूं जो राजस्थान बोर्ड की बुक में है, क्योंकि एग्जामिनर इन्हीं के ही सराउंडिंग कहीं ना कहीं घूमता है। दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, COF6-3। आप सबको पता है इसका यूपीएससी नेम बनेगा हेक्साफ्लोरो। इच्छा इधर है, हेक्साफ्लोरो कोबाल्टेट बोलेंगे, क्योंकि यहां ये जो जटिल आयन है ऋणायन है, और जब जटिल आयन ऋणायन होता है तो धातु आयन के अंत में 8 लगता है, नाम बनेगा हेक्साफ्लोरो कोबाल्टेट थर्ड। यहां अगर आप देखेंगे तो कोबाल्ट +3 फॉर्म में है, X-6 बराबर -3। धातु आयन और लिगैंड के जो आवेश है उसका बीजगणित योग -3, X बराबर +3। अब आप सबको दिख रहा है कि यहां कोबाल्ट +3 फॉर्म है, और कोबाल्ट +3 अभी भी बताया था, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27। वैसे विन्यास होता है 3D7 4s2, 6 चले गए तो रहेगा 3D6। अब आप 3D6 इस तरह से भरोगे, D1 D2 D3 D4 D5, ये रहा 4s और ये रहे 4। अब आप सबको पता है कि जो हेलोजेंस होते हैं ये वीक लिगैंड्स होते हैं। वीक लिगैंड जब होते हैं तो हुंड के नियम अनुसार ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, किसी भी तरीके से हुंड के नियम का विचलन नहीं होता। तो यहां अब आपको पता है कोबाल्ट +3 को 6 खाली कक्षक उपलब्ध कराने हैं, तो यहां तो है नहीं, तो कौन कौन से उपलब्ध कराएगा? 1s 3p और 2d आगे से लेगा। तो इसके अंदर जो संकरण निकलेगा वो निकलेगा sp3d2, और sp3d2 हो चाहे d2sp3 हो, दोनों ही स्थिति में आप सबको पता है जो कॉम्प्लेक्स होता है वो कैसा होता है? अष्टफलीय होता है, या दूसरी भाषा में इसको आप वर्गाकार द्विपिरामिड कह सकते हैं। अनुचुंबकीय होगा, इसका म्यू स्पिन 0 नहीं निकलेगा, और इसका स्पिन कैसे निकालोगे? आपको पता है फॉर्मूला √n n+2 यूनिट बोर मैग्नेट। यहां 4 युग्मित है, 1 2 3 4, 4 लगा दोगे तो 6 × 24 √24 का मतलब 5 से मान कम आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। यहां आपको दिख रहा है कि आपने स्पिन नहीं किया, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है वो स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, और जो स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनमें पेयरिंग नहीं करते उन्हें ही कहा जाता है उच्च चक्रण संकुल। उम्मीद करता हूं दूसरा एग्जाम्पल आपके समझ में। तीसरा राजस्थान बोर्ड की बुक में जो एग्जाम्पल है वो आपका NiCl4-2।
IUPAC नेम आप बता दोगे क्योंकि आपको पहले लिगेंड्स को बोलना है। 4 क्लोरो है, टेट्रा क्लोरो, निकेल नहीं निकलेट बोला जाएगा क्योंकि ये ऋणायन है, वैसे धातु का नाम, लेकिन यहाँ धातु के नाम के अंत में 8, टेट्रा क्लोरो निकलेट। निकेल +2 आएगा, वैसे भी आपको पता है x-4 बराबर -2, x बराबर +2। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिख रहा है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो आपको पता है संकरण निकलता है sp3 या पॉसिबिलिटी होती है dsp2। sp3 संकरण होता है तो आपको पता है आकृत ज्यामिति होती है चतुष्फल की, और dsp2 निकलता है तो आपको पता है होती है वर्गाकार समतल। निकेल +2, निकेल का परमाणु क्रमांक 28, विन्यास आप सबको पता है 3d8 2 चले गए। 3d8 हुंड के नियम से भरोगे, d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8। क्लोरो वीक लिगैंड है, आप सबको पता है क्लोरो कैसा है, वीक लिगैंड है। वीक लिगैंड है तो पेयरिंग आप करोगे नहीं। 4 खाली कक्षा को उपलब्ध कराने हैं, 3D के पास तो है नहीं। एक 4s से मिलेगा, 3 4p से मिलेगा। तो समझ में आ गया होगा संकरण कौन सा टाइप होगा, sp3। ठीक है, sp3 संकरण होगा तो समझ में आ गया होगा जो ज्यामिति होगी वो चतुष्फलकीय बनेगी इस तरह से। निकेल यहाँ, क्लोरो यहाँ, क्लोरो यहाँ, क्लोरो यहाँ, क्लोरो यहाँ। आपको दिख रहा है इसका चुंबकीय आघूर्ण आप निकाल लोगे, अनुचुंबकीय होगा क्योंकि इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन। निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, अनडू n n+2 यूनिट बोर मैग्नेटॉन। n यहाँ युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, 2 अयुग्मित है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, √8 का मान जो भी होगा लगा देंगे, 2.8। समझ में आ गया होगा। आपने किसी तरह का कोई स्पिन पेयरिंग नहीं की तो इसीलिए आप इसको स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स कहेंगे, और जो स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स होते हैं वो हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल राजस्थान बोर्ड की बुक में है, वो ये है टेट्राब्रोमो मैग्नेट सेकेंड आयन। एग्जामिनर इस पर इस तरह से पूछता है, MnBr4-2 एक कॉम्प्लेक्स है जिसका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो 5.92 बोर मैग्नेटॉन, और वो पूछता है इस संकुल की ज्यामिति क्या है। स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, रटा हुआ होना चाहिए। 3 बार आ चुका, 2 बार फर्स्ट ग्रेड में आ चुका, 1 बार सेकंड ग्रेड में आ चुका। MnBr4-2 जिसका चुंबकीय आघूर्ण 5.92 बोर मैग्नेटॉन है, ये किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स होगा, ज्यामिति क्या होगा। पहले दिख रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो संकरण sp3 या dsp3। sp3 का मतलब चतुष्फल की और dsp2 का मतलब वर्गाकार समतल। हमेशा एक बात दिमाग में रखें, मोटी मोटी बात, तो जब वीक लिगैंड होता है, ये वीक लिगैंड है, क्लोरो ब्रोमो हेलो वीक लिगैंड है। वीक लिगैंड जब होते हैं तब हमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करते, उस समय sp3 संकरण निकलेगा, और जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी तो अंदर वाला डी खाली मिल जाएगा, तो उस समय dsp2 होगा। यहाँ वीक लिगैंड है तो पेयरिंग तो होनी नहीं है, तो पॉसिबिलिटी यह है कि यहाँ sp3 संकरण ही निकलेगा। देख भी लेते हैं। दिख रहा है आपको x-4 बराबर -2, तो यहाँ Mn+2 फॉर्म है। मैंगनीज का परमाणु क्रमांक 25, आपको पता है विन्यास होता है 3d5 मैंगनीज का, 2 चले गए। 3d5 कैसे भरेंगे, इस तरह से। d1 d2 d3 d4 d5। ब्रोमोवीक टाइप का लिगैंड है तो हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इलेक्ट्रॉन का कोई युग्मन नहीं हो। Mn+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इसको 4 खाली कक्षा को उपलब्ध कराने हैं। कौन कौन से खाली कक्षा को उपलब्ध कराएगा, 1 s और 3 p। इसीलिए इसके अंदर संकरण sp3 होगा, और sp3 होगा तो इसकी ज्यामिति चतुष्फल की होगी। ये कि क्वेश्चन इस बार फर्स्ट ग्रेड में भी आया था, Mn+2 का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, तो Mn+2 का चुंबकीय आघूर्ण 5.92 बोर मैग्नेटॉन होगा,
क्योंकि आप फॉर्मूला लगाओगे रूट एन एन प्लस 2 बोर मैग्नेट्रॉन। यहाँ एन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है 1 2 3 4 5, 5 यहाँ लगाओगे, 5 और 2 7, 7 पंजे 35, रूट 35 करोगे तो 5.92 बोर मैग्नेट्रॉन आएगा। उम्मीद करता हूं आपके वीबीटी थ्योरी समझ में आ गई होगी। तो वीबीटी थ्योरी यह है। अगली जो पॉसिबिलिटी होती है वो सीएफटी थ्योरी पर आती है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। मोटा मोटा आप सबको पता है सीएफटी थ्योरी। इसमें क्या होता है, अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के प्रभाव में या लिगेंड्स के प्रभाव में जो ये 5 डी कक्षक होते हैं, ये 2 एनर्जी लेवल में बढ़ जाते हैं। सबने पढ़ा है, इनको T2G कहते हैं और इसको EG कहते हैं। इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसको डेल ऑक्टाहेड्रल कहा जाता है। इसको क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहा जाता है। ये जो T2G और EG के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, यानी ये डेल ऑक्टाहेड्रल का मान क्या होगा, ये लिगेंड की नेचर पे निर्भर करता है। अगर प्रबल लिगेंड है तो उस समय इस डेल ऑक्टाहेड्रल का मान बहुत ज्यादा होता है पेयरिंग एनर्जी से। प्रबल लिगेंड, अगर मान लीजिए प्रबल लिगेंड है तो जो ये स्प्लिटिंग होती है ये बहुत ज्यादा होती है, इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम आता है। तो अबव के नियम से D1 D2 D3, तो अबव ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन वहां बने जहां एनर्जी लेवल कम है। तो जब प्रबल लिगेंड होता है तो इस डेल ऑक्टाहेड्रल का मान बहुत ज्यादा होता है पेयरिंग एनर्जी से, तो उस समय इलेक्ट्रॉन का ज्यादा से ज्यादा युग्मन होता है। और जब इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब मान लीजिए इस पर जैसे क्वेश्चन बनेगा, ऐसे बनेगा, वो कहेगा D4 विन्यास, निम्न चक्रण संकुल। निम्न चक्रण का मतलब यह है कि आपको प्रबल लिगेंड, ऐसे लिखा D4 विन्यास, ब्रैकेट में लिखा रहेगा प्रबल लिगेंड। तो आप समझ जाएंगे कि प्रबल लिगेंड के प्रभाव में इसकी स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा होगी, एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, हुंड के नियम से इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे, हुंड के नियम का विचलन होगा। इलेक्ट्रॉन तो D1 D2 D3 तक तो ऐसे ही भरा जाएगा, लेकिन D4 इस तरीके से भरा जाएगा। तो इस स्थिति में D4 विन्यास प्रबल लिगेंड, तो इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या इस समय कितनी रहेगी, 2 रहेगी। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता T2G EG, कहेगा D4 विन्यास और लिखे दुर्बल लिगेंड, तो फिर आप तो हुंड के नियम से ही भरोगे, फिर आप पेयरिंग की सोचो ही गई। T2G में 3 और EG में 1। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, D4 विन्यास प्रबल लिगेंड तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, आप लिखोगे T2G4 EG0। D4 विन्यास दुर्बल लिगेंड तो विन्यास क्या होगा, T2G3 EG1। आगे समझ, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसमें ज्यादा होगी, इसमें ज्यादा होगी, इसमें 4 और इसमें 2। ध्यान रखें D1 D2 D3 विन्यास हो तो चाहे प्रबल लिगेंड हो या दुर्बल लिगेंड हो कोई फर्क नहीं पड़ता। D1 में 1 ही अयुग्मित होगा, D2 है तो 2 ही अयुग्मित होंगे, D3 है तो 3 ही होंगे। सबसे पहले जो फर्क पड़ता है वो D4 से चालू होता है। अगर D4 प्रबल लिगेंड है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी, और अगर दुर्बल लिगेंड है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होगी। दुर्बल लिगेंड का जब केस होता है तो डेल ऑक्टाहेड्रल का मान कम होता है, किससे, पेयरिंग एनर्जी से। पेयरिंग एनर्जी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को युग्मित करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे पेयरिंग एनर्जी क्या। ये तो बात हुई किसकी, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, अष्टफल के संकुल हो। लेकिन जब चतुष्फल के संकुल होता है तो चतुष्फल के संकुल में क्या होता है, हमेशा ये जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम होता है, तो ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। इसे तो बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जब आप इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करते हो, और जब पेयरिंग नहीं करते तो उसे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो चतुष्फल के संकुल हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, चतुष्फल के संकुल हो, तो उसके अंदर पेयरिंग नहीं होती, इस तरीके से भरा जाता है जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, चतुष्फल के संकुल, चतुष्फल के संकुल है, तो उसमें स्प्लिटिंग ऐसे होती है, ई नीचे आ जाता है, T2 ऊपर चला जाता है, और उसके अंदर आप ऐसे भरते हो D1 D2 D3 D4 D5
D6, D7, D8, T9, T10, यानी हमेशा क्या होता है उसके अंदर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में लो स्पिन भी बन सकता है और हाई स्पिन भी। इसके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसे डेल टेट्राहेड्रल कहते हैं, क्योंकि चतुष्फलकीय है। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो है डेल टेट्राहेड्रल बराबर 4/9 डेल ऑक्टाहेड्रल। पिछली से पिछली बार सेकंड ग्रेड में पूछा गया था कि जो अष्टफलकीय संकुल है उसकी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा और चतुष्फलकीय संकुल के क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा में क्या अंतर है, तो समझ में आ गया होगा। डेल टेट्राहेड्रल बराबर 4/9 डेल ऑक्टाहेड्रल। उम्मीद करता हूं ये जो मैंने पढ़ाया वो आपके समझ में आ गया होगा। अगला अगर हम 12th क्लास की बात करें तो 12th क्लास के अंदर क्या है, ध्यान रखें ये कुछ कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं। इन कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर आरपीएससी 2 बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। देखो एक क्वेश्चन तो इस तरीके से पूछा जाता है, TiH2O6+3 बैंगनी रंग का होता है क्यों? अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स के रंग का कारण पूछे कि साहब ये जो संकुल यौगिक है इसके रंग का कारण क्या होता है, तो आप सब ने आंसर पढ़ा होगा डी पढ़ा है, डी पढ़ा होगा कि डी ट्रांजैक्शन। जब भी किसी संकुल यौगिक के रंग का रीजन पूछा जाए तो आप कहोगे डी ट्रांजैक्शन। एक दो कॉम्प्लेक्सेस आपको याद रखने हैं जो आरपीएससी पूछ चुकी। एक तो DiH2O6+3, ये जो कॉम्प्लेक्सेस होता है, ये जो कॉम्प्लेक्सेस है ये है बैंगनी रंग का। लास्ट ईयर आरपीएससी ने इस तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा था, मैं बता रहा हूं। CO, ये एक बार पढ़ भी लेना, ये है पेज नंबर 270, इसको देख जाना। CONH3 H2O+3, मतलब कोबाल्ट +3 का कॉम्प्लेक्स दिया था जिसमें 5 एमीन जुड़े हुए थे, एक जल का अणु जुड़ा हुआ था, और ये बताया था ये जो कॉम्प्लेक्स है ये 500 नैनोमीटर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। तो बताओ ये कॉम्प्लेक्स किस रंग का है, तो याद रखना है लाल रंग का। कोबाल्ट +3 का कॉम्प्लेक्स लाल रंग का है जिसमें 5 एमीन है, एक जल है। पिछली से पिछली बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, एक कॉपर +2 का कॉम्प्लेक्स दिया था जिसके साथ 4 जल के अणु थे। तो आप सबको पता है कॉपर +2 का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो जनरली नीले कलर का होता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि कॉपर +2 का ये कॉम्प्लेक्स है जो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है, तो बताइए कैसे रंग का होगा, नीले रंग का। संकुल यौगिकों के रंग का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि दृश्य क्षेत्र से जो किरणें आती हैं उनमें कुछ रंग ऐसे होते हैं जिनको हम अवशोषित कर लेते हैं और उनका जो पूरक रंग होता है वही हमें दिखाई देता है। जैसे ये वाला जो है 500 नैनोमीटर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, दिखाई लाल रंग का देता है, ये नीले रंग का देता है। तो उम्मीद करता हूं ये वाली चीज अब आप देख लेंगे और आप सबको कारण भी पता चल गया। किसी भी संकुल के रंग का कारण पूछे तो आप ये कहोगे इस संकुल के रंग का कारण डी ट्रांजैक्शन है। एक क्वेश्चन और राजस्थान बोर्ड की बुकें पूछती है, क्या करती हैं, ट्राइफेनिल फास्फीन के 3 अणु जिसे ट्रिस ट्राइफेनिल फास्फीन, रोडियम और क्लोरीन। मतलब क्या है कि रोडियम फर्स्ट का एक कॉम्प्लेक्स देती है, ये रोडी से याद रखें, RH का, RH फैक्टर नहीं, या रोडियम फर्स्ट का एक कॉम्प्लेक्स देती है जिसके साथ एक लिगेंड क्लोरो होता है और एक ट्राइफेनिल फास्फीन के 3 अणु होते हैं। तो इस कैटेलिस्ट को विल्किंसन कैटेलिस्ट कहते हैं और विल्किंसन कैटेलिस्ट एल्कीन के हाइड्रोजनीकरण के अंदर क्या आता है, काम आता है। तो उम्मीद करता हूं आज की जो क्लास है फटाफट वाली क्विक रिवीजन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कल की क्लास में हम 0 ग्रुप और S ब्लॉक कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।